हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर। चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। अब इसमें तीन है वर्क, तीन फिजिकल क्वांटिटी है, एक तो वर्क, एनर्जी और पावर। तो तीनों फिजिकल क्वांटिटी का आप छोटी क्लास में भी इंट्रोडक्शन तो इनका हो गया था। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ रहे हैं वर्क। चैप्टर का नाम है आपका वर्क एनर्जी एंड पावर और ये चैप्टर 6 है। तो पहले हम पढ़ते हैं वर्क। देखो, फिफ्थ चैप्टर में लॉज ऑफ मोशन और फोर्स के बारे में पढ़ा। फोर्स अप्लाई होता है तो मोशन स्टार्ट होता है। अब वर्क के लिए जब फोर्स है तो वर्क भी करता है फोर्स, तो वही वर्क डन है, वर्क डन बाय द फोर्स, वही पढ़ते हैं, वही हमें पढ़ना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला भी आपने छोटी क्लास में आ गया था, W=F×D, लेकिन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ऐसे बोला जाता था। सिंपल मल्टीप्लिकेशन था, फोर्स एंड मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ये वर्क डन की डेफिनेशन आपके 9th क्लास में थी। ये एक एस्पेक्ट है। अब एंगल तो कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन ऑफ द फोर्स का मतलब थीटा 0 हो रहा है। अब पहले हम वर्क की एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। वर्क, जो जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स अप्लाई करते हो और वो डिस्प्लेस्ड हो जाता है तो वर्क डन बोला जाएगा। तो वर्क डन बाय द फोर्स हम कहते हैं, फोर्स ने वर्क डन कर दिया। वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, a force is applied on an object, on an body, and it displaced, तो सिंपल डेफिनेशन वर्क की यही है, वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज said to be done if force is applied on a body या ऑब्जेक्ट, कुछ भी लिख देना। वर्क इज सेड टू बी डन if force is applied on a body and body डिस्प्लेस्ड। अब बेसिकली ये तो मैंने शॉर्टकट लिखा है, बॉडी डिस्प्लेस्ड होनी चाहिए सम एंगल, किसी एंगल से 90 से होगा तो वर्क डन नहीं होगा। तो वर्क इज, सिंपल डेफिनेशन लिखिए, वर्क इज सेड टू बी डन ए फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड बॉडी डिस्प्लेस्ड। किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा और वो डिस्प्लेस्ड हो गई, अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो हम बोलते हैं फोर्स ने वर्क कर दिया। तो यही आपको डेफिनेशन याद रखती है, बॉडी डिस्प्लेस्ड इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट, आगे वैसे और कंप्लीट करते तो ये आएगा, इन एनी डायरेक्शन एक्सेप्ट परपेंडिकुलर टू फोर्स। परपेंडिकुलर टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वर्क डन नहीं होगा, वो आगे हम समझ लेंगे। तो इवन सिंपल डेफिनेशन ही लिखिए, इसमें और आएगा डिस्प्लेसमेंट हर डायरेक्शन में नहीं, 90 परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वर्क डन नहीं होता, 0 हो जाता है। तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन बॉडी एंड इट डिस्प्लेस्ड, कोई भी बॉडी डिस्प्लेस्ड हो गई, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने ऐसे फोर्स लगाया है और ये डिस्प्लेस्ड हो गई, यहाँ गई, तो हम बोलेंगे, अब किसी भी डायरेक्शन में फोर्स ऐसे भी लग सकता है, सीधा ऐसे किसी एंगल से, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हम बोलेंगे वर्क डन हो गया। ठीक है, वर्क इज सेड, फोर्स ने वर्क कर दिया। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला है वर्क का, ये देखो सबसे इजी टॉपिक है, वर्क एनर्जी, ये पहले से आप पढ़ते आ रहे हो, तो जनरल टॉपिक है। तो वर्क का जो बेसिक फॉर्मूला है, वर्क का सिंबल हम ले रहे हैं W, ये आपको याद रखना है, F डॉट डिस्प्लेसमेंट को मैं लिख रहा हूँ या D फॉर डिस्प्लेसमेंट, या S लिख लो, आपकी चॉइस है। ये डिस्प्लेसमेंट है, इसका डॉट प्रोडक्ट होता है, धारणा, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू द वर्क। वर्क स्केलर क्वांटिटी है, यहाँ लिख देता हूँ, ये स्केलर क्वांटिटी है वर्क, ये भी ध्यान रखना।
तो डिस्प्लेसमेंट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है, डॉट प्रोडक्ट से जो रिजल्टेंट क्वांटिटी मिलती है वो क्या होता है, वर्क, और डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या मिलेगा, स्केलर। तो वर्क डन क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। ये डॉट प्रोडक्ट को हम आगे खोलते हैं, जैसे हमने सीखा है ना 4th चैप्टर में, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ए और बी के बिटवीन अगर थीटा एंगल है तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड, और एंगल बिटवीन ए एंड बी तो कोसाइन आता है डॉट प्रोडक्ट में। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो गया, एफ डॉट डी या एफ डी कॉस थीटा, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, डी डिस्प्लेसमेंट, और थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इसका मीनिंग ये निकल रहा है, जैसे सपोज डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, ये एंगल थीटा हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट को डी लिखा है, डिस्प्लेसमेंट डी इधर है और फोर्स इधर है, ये एंगल थीटा है। तो वर्क डन का बेसिक फॉर्मूला ये हो गया, डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा। ये आपको बस पूरा वर्क इसी पे डिपेंड है, वर्क का जो भी कॉन्सेप्ट जो भी आपकी बुक में इस फॉर्मूले पे डिपेंड है, सारी चीजें इससे ही निकलती जाएंगी, ठीक है, एफ डी कॉस थीटा। अब इसमें एक मिनट, एफ डी कॉस थीटा, अब इसके केसेज पढ़ लेते हैं एक एक करके। तो देखो ये तो डेफिनेशन में रब कर देता हूं, आपको सिर्फ याद रखना है वर्क डन के लिए W इक्वल्स टू एफ डॉट डी हटा के ऐसे लिख रहा हूं, एफ डी कॉस थीटा। अब ध्यान रखना, थीटा एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये वर्क डन का बेसिक आपका फॉर्मूला है। एफ किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट डी है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल थीटा है। अब इसके केसेस पढ़ रहे हैं। पहला केस, एफ थीटा जीरो। थीटा जीरो का मीनिंग ये है, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इस पे फोर्स ऐसे लगा एफ, और डिस्प्लेसमेंट भी, डिस्प्लेसमेंट डी है, जो भी लिखते हो वो भी इधर हो रहा है, ये थीटा जीरो का केस है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में, तो इस केस में थीटा जीरो लिखोगे तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो फिर डब्ल्यू क्या हो जाएगा आपका एफ डी। तो ये वही फॉर्मूला बन गया जो 9th क्लास में आपने पढ़ा था, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो डिस्प्लेसमेंट फोर्स की डायरेक्शन हो रहा है, तो सिंपली फोर्स का मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई कर दो, वर्क डन आ जाएगा। ये तो आपका पहला केस था। अब दूसरा केस इधर लिखता हूं, सेकंड केस। अच्छा, इस केस के कुछ एग्जाम्पल ही पढ़ लेते हैं। फर्स्ट केस के ये एग्जाम्पल, इसका कोई एग्जाम्पल सोचो मन में, ना थीटा जीरो लग रहा हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में हो। देखो एक तो ऐसा है, जैसे कोई ऐसे ऊंची टेबल है, इस पर कोई टॉय कार रखी है, और कोई बच्चा यहाँ खड़ा है, और थोड़ा नजदीक रख देते हैं, ये यहाँ रखी है और इसने ऐसे उंगली से ऐसे पुश कर दिया, तो फोर्स भी इधर और डिस्प्लेसमेंट भी इधर, ये थीटा जीरो वाला केस है। एक फ्री फॉल कराते हो, जैसे सपोज ये डस्टर लिया, यहाँ आपने लिफ्ट कर रखा है, अब जैसे ही आपको इसको रिलीज करोगे, छोड़ोगे, ये दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो ये फ्री फॉल होगा, कौन सा फोर्स लेके जा रहा है इसको, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फ्री फॉल में, ये तो पहला एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल फ्री फॉल, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अब ये फ्री फॉल हो रहा है, कौन सा फोर्स लेके आ रहा है, एफ इक्वल्स टू एम जी, जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर ही, दोनों केस में थीटा जीरो है। तो इसका वर्क डन क्या आ जाएगा, जो भी डेप्थ हाइट जितना भी नीचे गया है एम जी एच, अगर एच हाइट तक गया तो एम जी एच, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेसिक फॉर्मूला यही है, थीटा जीरो हो रहा है, तो ये इसके एग्जाम्पल है। फ्री फॉल में वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन ए फ्री फॉल या डाउनवर्ड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब मोशन डाउनवर्ड ऐसा होना चाहिए, आप थ्रो नहीं करोगे उसको, सिर्फ फ्री फॉल कराओगे, ठीक है, तो वर्क डन। ये आपका पहला केस था। अब सेकंड केस पढ़ते हैं। एक थीटा 90 डिग्री, थीटा 90 ऐसे होगा, जैसे सपोज ये ऑब्जेक्ट है, डिस्प्लेसमेंट इधर है एस, और फोर्स ऐसे लग रहा है,
तो ये 90 का एंगल बन गया। और cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 0, तो बर्डन कितना हो जाएगा? 0। इसलिए उस डेफिनेशन में बोल रहा था अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन एंगल 90 है तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो फोर्स के परपेंडिकुलर नहीं होना चाहिए, अदरवाइज बर्डन कितना हो जाएगा? 0। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल 90 है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, देन बर्डन 0 यानी फोर्स का बर्डन 0 होगा। अब इसके कोई एग्जांपल बताओ। एग्जांपल पहला, कोई है ऐसा एग्जांपल? बहुत सारे। जैसे कोई भी सामान लेके, अपना कोई लोड लेके अपने सिर पे रख के और मूव कर रहा है ऑन द प्लेटफार्म, हॉरिजॉन्टल प्लेटफार्म पर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का बर्डन 0 होगा। कारण ये हॉरिजॉन्टल प्लेटफार्म का ग्रेविटेशनल फोर्स F=mg इधर लगेगा, और ये कुली जिसने अपने सिर पे लोड रख रखा है, अब ये डिस्प्लेसमेंट इधर आएगा, तो S और F के बिटवीन एंगल कितना हो गया है? 90 डिग्री। बर्डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स, तो कुली ने जो बर्डन किया है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वो 0 हो जाएगा। लेकिन कुली वर्क कर रहा है, ऐसा नहीं है वो थक जाएगा, तो वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स जैसे लग रहा है उसके अगेंस्ट तो ही वर्क कर रहा है। जो बर्डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इन दिस केस इज 0, जो ग्रेविटेशनल फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जब कोई सामान लेके हॉरिजॉन्टल प्लेटफार्म पे चल रहा है तब का एग्जांपल। दूसरा कोई एग्जांपल बताओ। इन ए सर्कुलर मोशन, इन ए सर्कुलर मोशन वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0। देखो ये सर्कुलर मोशन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा लगेगा सेंटर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट आएगा टेंजेंशियल, तो ये थीटा 90 डिग्री। तो बर्डन इन ए सर्कुलर मोशन बर्डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स इज 0 बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। किसी भी पॉइंट पे निकालोगे तो डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा और फोर्स रेडियली इनवर्ड होगा, तो थीटा इनके बिटवीन कितना होगा? 90 डिग्री। तो बर्डन सेंट्रीपिटल फोर्स का 0 होगा इन ए सर्कुलर मोशन। जैसे प्लेनेटरी मोशन भी बोल सकते हो। प्लेनेटरी मोशन जैसे अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वहां भी वर्क कर रहा है अर्थ और सन का, जो सन अट्रैक्ट करता है अर्थ को, तो उस फोर्स का ग्रेविटेशनल फोर्स का बर्डन वहां भी 0 है। कई बार एग्जांपल मून रिवॉल्व करता है अराउंड द अर्थ, तो मून पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स या ग्रेविटेशनल फोर्स का बर्डन, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का जो मून पर बर्डन हो रहा है वो 0 हो जाएगा क्योंकि थीटा 90 हो रहा है। तो ये 90 के सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल है। सर्कुलर मोशन और कोई सामान लेके चल रहा है, तो ये सारा परपेंडिकुलर केस है, ठीक है। तो अगर फोर्स परपेंडिकुलर है तो बर्डन 0 होगा। अब तीसरा केस मैं पढ़ रहा हूं, थर्ड केस। देखो थर्ड केस, एक थीटा 180। अब देखो cos 180 कितना होता है? -1। cos 180 की वैल्यू -1। अब cos 180 -1 तो रख दो -1 वैल्यू cos 180 की, तो क्या हो जाएगा? FD cos 180। cos 180 की वैल्यू लिखेंगे -1 तो ये हो गया -FD, नेगेटिव बर्डन। केस कौन सा हुआ? जैसे कोई ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स ऐसे लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, कैपिटल F लिख देता हूँ, फोर्स इधर लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बिटवीन अगर थीटा 180 है तो बर्डन कितना होगा? नेगेटिव आएगा। यह दोनों का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट होगा लेकिन नेगेटिव बर्डन आएगा, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल देखो कहाँ हो रहे हैं। पहला एग्जाम्पल, बर्डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, बर्डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, बर्डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, बर्डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज भी नेगेटिव, -FD आएगा। यहाँ थीटा 180 का केस है। देखो कैसे, कोई भी मोशन होगा, सपोज मूव इधर कर रहा है
तो कन्फर्म फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फ्रिक्शन फोर्स जस्ट अपोजिट, थीटा 180 का केस। दूसरा इसका केस ये भी है, अब इसका वो ब्रेक, जैसे गाड़ी चल रही है हमने ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेकिंग फोर्स है जो स्टॉपिंग फोर्स है वो भी नेगेटिव बर्डन होगा, थीटा 180 होगा। कोई गाड़ी चल रही है तो ब्रेक अप्लाई कर दिए, बर्डन बाय द ब्रेकिंग फोर्स, ब्रेक अप्लाइड करोगे तो क्या होगा उसमें, कोई गाड़ी चल रही है ब्रेक लगाए तो गाड़ी का मोशन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में, और जो ब्रेक का जो फोर्स लग रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो थीटा 180, तो गाड़ी धीरे धीरे स्पीड कम हो गई, रुक भी जाएगी। तीसरा केस थीटा 180 का, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर लिफ्ट करते हैं, लेके जाते हैं ऐसे ऊपर, तो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे mg और डिस्प्लेसमेंट होगा ऊपर, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग एनी ऑब्जेक्ट वो नेगेटिव होगा, ठीक है, वो W के जाएगा या माइनस एफ डी। अब F क्या होगा, माइनस तो लगेगा, F होगा mg और D जितनी हाइट तक ले गए, डिस्प्लेसमेंट को h लिख दिया mgh, तो ये नेगेटिव बर्डन आ जाएगा mgh। तो ये थीटा 180 के केस थे। इसमें एक केस और पढ़ लेते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ केस, ठीक है। फोर्थ में अगर डिस्प्लेसमेंट ही आपका जीरो है, फोर्स तो अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो डी जीरो करोगे बर्डन कितना आएगा इसमें, जीरो। अगर फोर्स अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो बर्डन कन्फर्म जीरो होगा। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, कोई हैवी रॉक को, पहला एग्जाम्पल हैवी रॉक को कोई पुश कर रहा है, हैवी रॉक का मतलब कम इतना वजन जो उसको मूव नहीं करा पाए, वो हिले भी नहीं, हैवी रॉक को कोई मूव कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, फोर्स तो लगा रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बर्डन नहीं हो रहा, जो कि पसीने पसीने भी हो जाएगा ज़्यादा देर लगा रहा। अभी दीवार है, इसको कोई पुश करता है तो मूवमेंट तो नहीं हो रहा है, इसमें अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, डिस्प्लेसमेंट जीरो है, देयरफॉर बर्डन इज जीरो, तो बर्डन कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये इसके केस है, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स अप्लाई हुआ और डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तब भी बर्डन क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। फोर्स अप्लाई हो रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है तब भी बर्डन कितना आएगा, जीरो आएगा, इसलिए यार ध्यान रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, एक तो बर्डन बाय कांस्टेंट फोर्स और एक बर्डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। एक बर्डन बाय कांस्टेंट फोर्स और बर्डन बाय वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के लिए तो फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, सारे फॉर्मूले कांस्टेंट फोर्स के थे जो हमने अभी पढ़ा था। अगर फोर्स चेंज हो रहा है, अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, तो हम बर्डन लिख देता हूं पहले, बर्डन वाई, इससे पहले हमने जो पढ़े फॉर्मूले कांस्टेंट फोर्स के थे, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई हुआ, बर्डन बाय वेरिएबल फोर्स। अगर फोर्स अपनी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है तब बर्डन हम कैसे निकालते हैं। अच्छा, इससे पहले एक मिनट, इससे पहले वो बता देता हूँ, जो पॉजिटिव नेगेटिव हमने पढ़ा था ना, देखो ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा है, ये पढ़ा है ए एस, थोड़ा इसकी यूज करेंगे। इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं ना, साइन कॉस, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा, कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा, पढ़े हैं ना, ये 9th 10th में आ चुके हैं। तो इसमें ये चार क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, चार क्वाड्रेंट फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। तो ए फॉर ऑल, इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल के बाद आप कॉलेज में पढ़ने जाते हो। ए फॉर ऑल, यह सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसमें पॉजिटिव होते हैं, सारे के सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में आपके साइन, एस फॉर साइन और कोसेक, तो इसमें साइन और कोसेक, ये साइन थीटा कोसेक थीटा लिख देता हूँ, साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। इसमें टी फॉर टेन और कॉट, टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव।
और इसमें C4 कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक थीटा, ये पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव। ये आपने पढ़ लिया था ना। अब इसमें यही बर्डन जो हमने पढ़ा था W=FD cos थीटा, तो इसमें कॉस आता है, तो कॉस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और फोर्थ में, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। ठीक है। अगर कोई फोर्स, यानी जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बिटवीन एंगल 0 से बड़ा या इक्वल, ये थीटा लग रहा है, और 90 से छोटा है, 90 पे तो बर्डन 0 हो जाएगा, तो 0 से 90 के बीच में एंगल लग रहा है, तो बर्डन आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि थीटा किस में रहेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? पॉजिटिव। ये ध्यान रखना, तो बर्डन हमेशा पॉजिटिव होगा। और दूसरा इसका पार्ट है, अगर थीटा 90 से बड़ा, 90 इक्वल इसलिए कर रहा है, 90 में बर्डन 0 हो जाता है तो उसका साइन नहीं रहता पॉजिटिव नेगेटिव, ये थीटा और लेस देन इक्वल टू 180 है। अब 90 से 180 तक हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होगा? नेगेटिव। कॉस थीटा देखो यार, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, कॉस थीटा तो नेगेटिव होगा, तो बर्डन कैसा हो जाएगा इसमें? ये नेगेटिव। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाते हैं। जैसे हमने अभी एक केस में थीटा 180 पे नेगेटिव बर्डन पड़ा था, तो थीटा 180 पे ही नहीं, 90 से बड़ा एंगल और 180 से छोटा, 90 से 180 के बीच में कोई भी एंगल होगा तो बर्डन आपका नेगेटिव ही आएगा, और 0 से 90 के बीच में कोई भी एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, तो कॉस पॉजिटिव, तो बर्डन पॉजिटिव। ये ध्यान रखना है, 1 मार्क्स के क्वेश्चन में कभी कभी आ जाते हैं, ये MCQ बनते हैं इस पर छोटे छोटे। अब इसमें इसके अलावा 180 से बड़ा एंगल नहीं बनेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, ऐसे ये यहाँ रखा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, तो फोर्स या तो ऐसे लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर है तो फोर्स ऐसे लग रहा है। फोर्स के बिटवीन ये एंगल देखो, फोर्स का ऐसे नहीं, ये एंगल है, ये 90 से छोटा है, और ये ऐसे पोजिशन हो जाती, फोर्स ऐसे लग रहा है F और डिस्प्लेसमेंट सपोज ऐसे, तब ये एंगल ही है। अब ये थीटा है तो 180 माइनस थीटा, ये 90 से बड़ा एंगल है, ये एंगल कंसीडर करेंगे। हमेशा वेक्टर के बिटवीन ऐसे एंगल लिया जाता है, ये थीटा। अगर ये वेक्टर ऐसे है तो ये थीटा नहीं होगा, फिर थीटा ही होगा, तो इन दोनों के बिटवीन 90 से बड़ा होगा। फोर्स ऐसे, डिस्प्लेसमेंट ऐसे, ये 90 से बड़ा, तो इस केस में नेगेटिव बर्डन होगा, इस केस में पॉजिटिव बर्डन होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो एंगल से देखने से आपको पता लग जाता है 90 से बड़ा है या 90 से छोटा है। और 180 से बड़े एंगल आएंगे नहीं, जैसे आप फोर्स लगाओगे तो ये डिस्प्लेसमेंट कहीं तो होगा, तो ये एंगल यही तो बनाइए, 0 से 180 के बीच में एंगल पड़ते रहेंगे, कैसे फोर्स लगा दो चाहे। अब हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, यानी फोर्स भी चेंज हो रहा है। अब वो डायरेक्शन में भी चेंज हो सकता है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है, उसका बर्डन। तो देखो, सपोज कोई फोर्स F अप्लाई हुआ है, अप्लाइड फोर्स में शॉर्टकट लिख रहा हूं, F फोर्स अप्लाइड फोर्स F है किसी टाइम पर, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट जो लिया है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वो dx है, ठीक है। तो बर्डन स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए बर्डन लिखा है, वो स्मॉल के लिए dw लिख दिया, dw का क्या आएगा? F डॉट dx, ये बर्डन होगा। अब टोटल बर्डन निकालोगे तो समेशन करो, समेशन का मतलब दूसरा मतलब होता है इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन कर दोगे। ये वेरिएबल फोर्स के लिए, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रहा है तो F डॉट dx। अब जो भी पोजीशन है, जैसे कहाँ से डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है xi टू फाइनल पोजीशन xf, ये नेट बर्डन, बेसिक फॉर्मूला यही है, इंटीग्रेशन F डॉट dx। ये तो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक मूव किया हो डिस्प्लेसमेंट का। अगर वेरिएबल फोर्स है तो इस तरीके से हम इसको बर्डन को निकालते हैं। एक ग्राफिकल मेथड भी है वेरिएबल फोर्स के लिए। देखो, पहले तो कांस्टेंट फोर्स के लिए ग्राफ बताता हूं, फॉर कांस्टेंट फोर्स। अब ये इधर तो ले लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट,
इधर ले लिया एफ, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो ऐसे रहेगा। तो इसका जो एरिया अंडर आएगा, देखो अब ये एरिया रेक्टेंगल बन गया, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ क्या आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू विड्थ। सपोज यहां से यहां तक एफ है, इसकी वैल्यू यहां से यहां तक एफ है, एक्स है, तो एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स क्या होता है, बर्डन। तो आपको यही है एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ, एफ एक्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। ये नोट याद कर लेना, ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसमें ग्राफ बना के दे देगा, एरिया अंडर, मैंने लिखा है एफ एक्स ग्राफ, एफ एक्स मीन्स फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब डिस्प्लेसमेंट को कोई वो एस लिख देगी, कोई एक्स कोई वाई लिख देगी, वो सिंबल है एफ एक्स ग्राफ। एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव्स, आप पूरी लैंग्वेज लिख देना, मैं डब्ल्यू लिख दिया, गिव्स वर्क डन बाय द फोर्स। ठीक है, तो जो एरिया ग्राफ के अंडर में आता है फोर्स और डिस्प्ले, कांस्टेंट फोर्स के लिए, तो एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव्स द बर्डन बाय द फोर्स। जो बर्डन होगा फोर्स उतने डिस्प्लेसमेंट के लिए वो निकल जाएगा एरिया। अगर ये फोर्स वेरिएबल है, वेरिएबल फोर्स, तो देखो, और ये एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट है, तो जैसे ये एक्स डिस्प्लेसमेंट इधर, इधर ये फोर्स लग रहा है, फोर्स चेंज हो रहा है लगातार ऐसे। ठीक है, फोर्स अपना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है। अब इसका हम बर्डन, ऐसे एरिया तो निकालोगे इसका, ये एरिया बना। अब ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, छोटे छोटे मेथड पूछ लेता है, आज तो वैसे बहुत थ्योरेटिकल है, जनरली इसको एग्जाम में नहीं पूछते, वैसा जो कांस्टेंट फोर्स वाला है ये कैलकुलेशन निकल जाती है, वो आते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट ये एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव अस द बर्डन। अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल में, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है, डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल, इस तरह से रेक्टेंगल में सारा डिवाइड कर लिया। ये इसमें ज्यादा बड़े हैं, इससे भी छोटे डिवाइड करते हैं, वेरी स्मॉल। जो डेल्टा एक्स ले रहे हो ना विड्थ, ये बहुत छोटी है। अब मैं इतना ही कर रहा हूँ, पूरा मान लेना पूरा डिवाइड किया हुआ है, तो ये डेल्टा एक्स बहुत छोटा है। जैसे ये डिस्टेंस, ये कर्व और ये डिस्टेंस, ये कर्व स्ट्रेट लाइन की तरह एक्ट करेगा, जैसे जितना आप छोटा करते जाओ, इतना छोटा लो तो स्ट्रेट लाइन की तरह दिखेगा, बहुत स्मॉल है। तो ये रेक्टेंगल बन जाएंगे, तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकल जाएगा, इस रेक्टेंगल का निकल जाएगा, इसका निकल जाएगा, सारे रेक्टेंगल का एरिया निकाल दो और टोटल बर्डन निकल के आ जाएगा। जैसे सपोज इसको मैं ऐसे ले लेता हूँ, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स कितना है यहाँ पर, एफ है। ठीक है, तो इसका बर्डन कितना आएगा, डी डब्ल्यू। पहले रेक्टेंगल का एरिया क्या आएगा, एफ डेल्टा एक्स, यही तो आएगा। अब नेट बर्डन निकालो, सबको ऐसे निकालोगे, नेट बर्डन निकालोगे तो क्या आएगा, एफ, समेशन कर देता हूँ, समेशन को एफ डेल्टा एक्स इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। अब इसमें ये डी डब्ल्यू आया, नेट में हाँ डब्ल्यू हो गया। अब टोटल बर्डन निकालोगे, या इसको ऐसे लिख दोगे, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 समेशन एफ डेल्टा एक्स। तो डब्ल्यू कितना आ गया, इसको इंटीग्रेशन ही बोल देते हैं, जैसे वहाँ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डिफरेंशिएशन था, समेशन का इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। ये वेरिएबल फोर्स का बर्डन है। ये नेट इसका एरिया, कॉन्सेप्ट वही है, एरिया अंडर एफ एक्स ग्राफ गिव अस द बर्डन। ये वेरिएबल फोर्स के लिए यही फॉर्मूला देता है, यही वही है, तो ये निकल के आ जाता है। अब बर्डन की यूनिट और पढ़ लेते हैं। अच्छा, यूनिट से पहले वो बताता हूँ वेक्टर फॉर्म में। जैसे सपोज एफ आपको ऐसे दे दिया, एफ एक्स आई, एक्स के डायरेक्शन में कंपोनेंट, ये वाई के डायरेक्शन में कंपोनेंट, और ये जेड डायरेक्शन में, जेड नहीं के, जेड के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर के लेते हैं। अब इस किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा है और डिस्प्लेसमेंट डी एस डी आर लिख देता हूँ, डिस्प्लेसमेंट में डी आर, और ये एक्स डायरेक्शन में मैं लिख दिया डी एक्स आई प्लस डी वाई, वाई डायरेक्शन में डी वाई जे प्लस डी जेड के। ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये तो एक्स डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, वाई डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड है, जेड डायरेक्शन का मैग्नीट्यूड।
अब जो बर्डन होगा डी डब्ल्यू, हमने पढ़ा है ना, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डॉट प्रो डॉट एफ डॉट डी आर, डिस्प्लेसमेंट को यहाँ डी आर लिखा है, चलो ऐसे ही बना देता हूँ, डी आर ए डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ लिया है, आई डॉट आई वन आई डॉट जे जीरो, यानी इसका 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 मल्टीप्लाई सिंपल हो जाता है। आई डॉट आई वन तो ये आ जाएगा एफ एक्स डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ये डी डब्ल्यू आ गया। यानी फोर्स दे रखा है इस जगह में और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, दोनों को डॉट प्रोडक्ट कर दो, बर्डन निकल के आ जाएगा। अब नेट निकालना है टोटल, तो डब्ल्यू इक्वल्स टू क्या, इंटीग्रेशन लगा दोगे एफ एक्स डी एक्स, इधर भी इंटीग्रेशन एफ बाई डी वाई और इधर भी इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड इंटीग्रेशन, और लिमिट वो एक्स की दे देगा यहाँ से यहाँ तक। अगर वेरिएबल फोर्स है, कांस्टेंट है तो डायरेक्ट निकल जाता है ऐसे। अब देखो इसका एग्जांपल कैसे, सपोज ऐसे दे दिया, एग्जांपल बता रहा हूँ, एफ दे दिया आपको 3i प्लस 4j न्यूटन एक्ट ऑन ए बॉडी एंड इट डिस्प्लेस्ड बाई 2i प्लस 5k, ये डिस्प्लेसमेंट है मीटर। तो बर्डन बताओ, W बताओ, तो W क्या होगा, W इक्वल्स टू एफ डॉट एस, बताओ इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, आई डॉट आई 3 2 6, आई डॉट के जीरो, डिफरेंट के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है, जे डॉट आई जीरो जे डॉट के जीरो, 6 जूल, जूल इसकी यूनिट है। तो इस तरह के इसमें भी ये क्वेश्चन आ जाते हैं। ये डॉट प्रोडक्ट हमने फोर्थ चैप्टर में पढ़ लिया है, तो उसी की एफ डॉट डी एक्स जो डॉट प्रोडक्ट है तो उसकी एप्लीकेशन है। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये कंपोनेंट फॉर्म हो गई है बर्डन का एक्स के अलोंग, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट एसआई यूनिट, अब वर्क का फॉर्मूला यही तो था, एफ डॉट डी ये डॉट प्रोडक्ट या एफ डी कोस थीटा, तो एफ का तो होता है यूनिट क्या होती है न्यूटन, और इसका क्या होता है मीटर। तो बर्डन की यूनिट होती है न्यूटन मीटर, बर्डन की ऐसा यूनिट क्या हुई न्यूटन मीटर, लेकिन इसको हम बोलते क्या है जूल, और सिंबल इसका कैपिटल जी, ये ऐसा यूनिट है बर्डन की जूल। न्यूटन मीटर को ही हम जूल बोलते हैं, न्यूटन साइंटिस्ट का नाम है, जूल भी साइंटिस्ट का नाम है, उनके नाम से ये जूल इसकी बर्डन की ऐसा यूनिट है। और इसकी जो CGS यूनिट है वो मैं यूनिट एंड डायमेंशन में भी आपको बता दी थी, अर्ग। CGS यूनिट इसकी क्या होती है, अर्ग है। एक यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट और है, ग्रेविटेशनल यूनिट जैसे फोर्स की ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होती है kg वेट, या इसको kgf भी, ये फोर्स की है ग्रेविटेशनल यूनिट, तो इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट क्या होगी, ये CGS यूनिट हो गई। अब GU ग्रेविटेशनल यूनिट में GU शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ग्रेविटेशनल यूनिट इसकी क्या हो जाएगी, F की आप लिखो kg वेट या kgf, एक ही बात है, लिखने का तरीका है, kg वेट और D का मीटर, ये ग्रेविटेशनल यूनिट है, लेकिन शॉर्टकट इसको लिखते हैं किलोग्राम मीटर, वेट को हटा जाते हैं, ये इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट है। अब जैसे किसी भी यूनिट को आपको डिफाइन करना है एफ डी कोस थीटा, अब बोला 1 जूल को डिफाइन करो, ये 1 जूल होना चाहिए, फोर्स कितना होना चाहिए 1 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर और थीटा 0 होना चाहिए, cos 0 1, तो 1 जूल इक्वल्स टू आ जाएगा ना। ऐसे ही सारी डेफिनेशन डिफाइन की जा सकती है, इनको रटना नहीं, 1 मीटर है रटना नहीं है इनको, आपको समझ में फॉर्मूला पता होता है, डेफिनेशन अपने आप निकल जाती है। बोलेगा डिफाइन 1 जूल, लेकिन छोटी क्लास के क्वेश्चन है 11th वगैरह में, 12th में ऐसे नहीं पूछते ऑप्शनल में, लेकिन फिर भी आपको आना चाहिए। 1 जूल को कैसे डिफाइन करोगे, इफ यूनिट फोर्स या 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, या फिर 1 न्यूटन फोर्स यूनिट फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट डिस्प्लेस्ड यूनिट 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, थीटा 0 है ना, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वर्क सेट टू बी डन इज 1 जूल। अगर 1 न्यूटन फोर्स लगा और डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में यूनिट मीटर या 1 मीटर हुआ तो बर्डन 1 जूल है, ठीक है। और ऐसे ही CGS का अर्क की ये 1 जूल की होगी, अर्क की दोगे तो क्या न्यूटन की जगह क्या लिखोगे फिर, CGS यूनिट फोर्स की क्या होती है डाइन 1 सेंटीमीटर, 1 फोर्स लगने पर 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो 1 अर्क बर्डन हो जाएगा। kg वेट में जाओगे तो ये 1 kg वेट और ये 1 मीटर,
1 kg वेट फोर्स लगने से 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बर्डन 1 kg मीटर 1 kg वेट मीटर होगा। तो ये इसकी ये यूनिट्स हैं। अब इसके बर्डन के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे इस पे बेस्ड, वो कुछ एग्जाम्पल इसको करेंगे, एक बार ये पढ़ लो, इसके बाद इसके हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है।